दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की जो हिंदी माध्यम की श्रृंखला हमने आरंभ की थी उस कड़ी में ये अगला वीडियो है। इससे पहले जितने भी वीडियोस आए हैं उसमें हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखा है। अब यह जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके प्रकारों को हम देख रहे थे और प्रकारों में से हमने स्थल खंड वाले पारिस्थितिकी तंत्र को देखना प्रारंभ किया था। हमने यह देखना शुरू किया था कि स्थल खंड में कितने प्रकार के पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। हमने जंगलों को देखा, घास भूमियों को देखा और अब समय आ गया है कि मरुस्थलों को देख लें। तो मरुस्थलों को हम पिछले वाले वीडियो से ही देख रहे हैं। मरुस्थल कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ जो स्थितियाँ होती हैं उनमें जो प्राणी होते हैं वो अनुकूलन कैसे करते हैं, मतलब प्राणियों का अनुकूलन किस प्रकार का होता है, यह भी हम देख चुके हैं। मरुस्थल सिर्फ गर्म नहीं होते, ठंडे भी होते हैं, यह बात भी हमने जानी है। तो इन चीज़ों को जानने के बाद अब हम आगे यह देखेंगे कि यहाँ जैव विविधता किस प्रकार की होती है और मरुस्थलीकरण की जो घटना होती है उसके पीछे कौन से कारण उत्तरदायी है। तो यह सब देखने से पहले इतनी देर से जो आप ये पीला बैनर देख रहे हैं इसको पहले समझ लेते हैं ये है क्या। इसे आप रोज ही देखते हैं। इसमें जानकारी है हमारे कोर्सेज के बारे में, कुछ पेड हैं और कुछ अनपेड हैं। जो पेड हैं उन पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मतलब उनसे जुड़ना चाहते हैं और कोई घर बैठे तैयारी करने का माध्यम आपको चाहिए, तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए। वहाँ आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं कि फ़ीस कैसे जमा करनी है, कैसे जुड़ना है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन की बात करें तो दो विकल्प आपके पास हैं। एक तो टेलीग्राम का चैनल है और दूसरा यूट्यूब है। टेलीग्राम पर ओनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से चैनल चलता है। आप उसे अवश्य ही ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे वो समय से प्राप्त होंगे और आपको हमेशा अद्यतन रखेंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ हैं वो हमेशा फ्री थे, हैं और रहेंगे, तो आप उनका पूरा फ़ायदा उठाइए। उसे बार बार देखिए, सुनिए और उससे नोट्स बनाइए। नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे, उसे नोट नहीं करेंगे, तब तक वो आपके दिमाग में स्थिर नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा और आप उसे समय पर भूल जाएंगे। दूसरी चीज़, नोट्स इसलिए भी फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि पूरी मोटी किताब या पूरे वीडियो सीरीज़ को एक बार में परीक्षा से ठीक पहले देख पाना असंभव होता है। आप नहीं देख सकते, कितनी भी आप ताकत लगा दीजिए, लेकिन आप चाहें कि पूरी किताब हम उलट लें या पूरा 30 घंटे 35 घंटे का जो पापा वीडियो है उसको फिनिश कर ले तो ये नहीं हो पाएगा। तो उससे बचने का जो विकल्प है उसका समाधान यही है कि आपके खुद के बनाए नोट्स हो, वो आपकी जो ऐन वक्त रिवीजन की बात होती है उसमें मदद करेंगे। तो ये कुछ बातें थी, अब चलते हैं आगे। हम देखने जा रहे हैं मरुस्थलीय जैव विविधता को। जैव विविधता शब्द का मतलब क्या होता है? ये जो जैव विविधता लिखा हुआ आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? जैव मतलब जीव, कोई जीवित चीज, और विविधता मतलब उसमें विभिन्नता, उसकी अलग अलग प्रजातियां। तो जीवों की अलग अलग प्रजातियां मिलकर बनाती हैं इस बायोडाइवर्सिटी को, यानी जैव विविधता को। अब यह जो जैव विविधता है यह दो संदर्भों में हो सकती है, मतलब जंतुओं के बारे में भी हो सकती है और वनस्पतियों के बारे में भी हो सकती है। क्योंकि जीव मतलब क्या होता है, उसमें जंतु और वनस्पतियां दोनों आते हैं क्योंकि दोनों में ही जीवन है। आप संक्षिप्त रूप में कहते हैं जीव विज्ञान। अब कहते हैं कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक तो जंतु विज्ञान है, दूसरा वनस्पति विज्ञान है, या ऐसे कहते हैं कि प्राणी विज्ञान है। इस प्रकार से आपने शाखाएं बांट रखी हैं। जैसे बायोलॉजी का दो पार्ट होता है, ये आप जानते ही हैं, जूलॉजी और बॉटनी, और भी कई हिस्से होते हैं लेकिन मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। तो यहाँ जैव शब्द का मतलब है इसमें जीव भी है, मतलब जंतु भी हैं और वनस्पतियाँ भी हैं, दोनों में ही जीवन होता है। अब दोनों में जो विविधता पाई जाती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। लेकिन संयोग ऐसा है कि जिस क्षेत्र के बारे में हम देख रहे हैं, यहाँ चर्चा हो रही है मरुस्थलों की, तो मरुस्थलों में बहुत ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ होती ही नहीं है, मतलब जीवन जीने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं होती हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत ज़्यादा जीवों का या बहुत अधिक वनस्पतियों का होना यहाँ पे संभव नहीं है, मतलब उनकी संभावना नहीं के बराबर है। जो जीव या वनस्पतियाँ यहाँ पाए जाते हैं वो बड़े ही जीवट होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं लेकिन काफ़ी जीवट होते हैं। वह काफ़ी संघर्ष करके यहाँ पर जीवित रहते हैं और उनके अंदर अनुकूलन की जो प्रणाली होती है वह हम देख ही चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से जीव यहाँ पाए जाते हैं। ये बात हो रही है मरुस्थलों की। तो एशियाई इबेक्स जो कि जंगली बकरी कही जाती है, इसके अलावा तिब्बती मृग जिसे कि चीरू कहा जाता है, तिब्बती जंगली गधा ये कियान के नाम से प्रचलित है और ये भारतीय जंगली गधे का करीबी रिश्तेदार है। जो भारतीय जंगली गधा रेगिस्तान, मतलब जो गर्म रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है, उसी फैमिली का करीबी रिश्तेदार है। जैसे आपके परिवार में कई सदस्य होते हैं वैसे ही इस गधे के परिवार में भी कई सदस्य, इसका एक कुल या फैमिली होती है। जीव विज्ञान में आपने पूरा फाइलम देखा होगा।
तो इस प्रकार से वर्ग, संघ और जो समूह है उसमें बांटा जाता है। इसी तरीके से यहाँ गधे की भी अलग अलग जो प्रजातियां हैं उसमें 2 शामिल हैं। यह उसी का रिश्तेदार है, मतलब उसी के कुल का है। तो यहाँ गधे की बात हुई, बकरी की बात हुई और मृग की बात हुई। मृग मतलब हिरण। तो ये हिरण है और इसको प्रचलित नाम में चीरू के नाम से जानते हैं। वनस्पतियों में ओक और पाइन की वनस्पतियां उगती हैं। इन मरुस्थलों में ओक और पाइन की जो वनस्पतियां हैं वो पाई जाती हैं। और ठंडे रेगिस्तानों की यहाँ चूंकि बात हो रही है, ये जो बात हो रही थी ये ठंडे रेगिस्तान की हो रही थी, तो ऐसे क्षेत्रों में अल्पाइन समोद्भिद प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं, यह अल्पाइन समोद्भिद, इसे अंग्रेजी में मेसोफाइट्स कहते हैं, इस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। और रेगिस्तानी वनस्पतियां जो भी होती हैं वो यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। हालांकि जैसे जैसे वातावरण ठंडा होता जाता है वैसे वैसे जो रेगिस्तानी प्रकार की कटीली झाड़ियां हैं उनका धीरे धीरे विनाश होने लगता है और उसकी जगह कुछ समोद्भिद उगने लगते हैं। फिर जो शुष्क तापमान वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर बेतुला, जो अल्पाइन जोन वाले क्षेत्र होते हैं उसमें जूनिपर, बर्च और रेडोडोंड्रोन जैसी वनस्पतियां, यह भी वनस्पतियों के ही नाम हैं, जूनिपर, बर्च और रेडोडोंड्रोन। इसके बाद स्थायी हिम क्षेत्र वाले जो इलाके हैं, स्थायी हिम क्षेत्र का मतलब क्या, जहां पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, हिम वहां पर स्थिर होती है। तो इस प्रकार के इलाके में जो वनस्पतियां उगेंगी वो कैसी होंगी? पहली चीज, यहाँ वनस्पतियां उगेंगी ही नहीं। क्यों नहीं उगेंगी? क्योंकि मिट्टी की जो उर्वरा वाली परत होती है, मतलब उपजाऊ परत होती है, उसके ऊपर बर्फ की एक पूरी पट्टी चढ़ी होती है और बर्फ से जब यह आच्छादित रहती है तो किसी भी बीज या किसी भी वनस्पति का विकास होना यहाँ असंभव है। तो ये पूरी तरह से जीव विहीन इलाके तो नहीं कहे जा सकते, यहाँ भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो वनस्पतियां प्रत्यक्ष तौर पर हम देखते हैं वो यहाँ पर नहीं पाई जाती। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि यह स्थिर हिम वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ हमेशा मतलब हर समय बर्फ जमी रहती है। यहां तक बात हुई जो जैव विविधता थी उसकी। किस क्षेत्र में, मतलब रेगिस्तान में भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर किस प्रकार की जीव प्रजातियां या वनस्पतियां पाई जाती हैं उसको हमने देखा। अब देखते हैं मरुस्थलीकरण को। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का बनना। मरुस्थलीकरण मतलब किसी मरुस्थल का बनना, और मरुस्थल मतलब क्या? डेजर्ट यानी रेगिस्तान। तो रेगिस्तान बनते कैसे हैं? किन कारणों से रेगिस्तानों का विकास होता है? क्या प्रकृति ने पहले से ही, मतलब जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तभी से रेगिस्तान बनाए हैं या ये बाद में बन गए हैं? तो देखिए, कुछ जो रेगिस्तान होते हैं वो तो प्राकृतिक क्रियाकलापों से बने होते हैं, मतलब प्रकृति का जो वर्षा का वितरण होता है उस पर इनकी मात्रा या उनकी उपस्थिति निर्भर करती है। जो अक्षांशीय उतार चढ़ाव होते हैं उस पर भी ये निर्भर करते हैं। उच्चावच के प्रभाव से भी मरुस्थलों का विस्तार होता है। लेकिन इससे भी बढ़कर आजकल जो मानवीय क्रियाकलाप है, मनुष्य के जो क्रियाकलाप है, उससे भी जो उपजाऊ जमीन है वो मरुस्थलों में बदलती जा रही है, और यह एक चिंता का विषय है। जो प्राकृतिक मरुस्थल होते हैं वह तो अपने आप में अच्छे होते हैं, क्योंकि यह भी प्रकृति की आवश्यकता है, तभी प्रकृति ने उन्हें बनाया है। नेचर बिना कारणवश किसी चीज को नहीं बनाती, ये पक्की बात है। तो मरुस्थलों का भी अपना एक उपयोग होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा किसी चीज का बढ़ना ये चिंता का विषय होता है। और मनुष्य के जो घातक क्रियाकलाप है, अपने फायदे के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका तेजी से दोहन जो हो रहा है, उसके कारण मरुस्थलों का तेजी से विस्तार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, और इससे जो उपजाऊ जमीन है वो खत्म होती जा रही है। और यह जो घटना मरुस्थलीकरण वाली है, यहाँ मरुस्थलीकरण को हम उसी संदर्भ में देखेंगे। इसके पीछे जो क्रियाकलाप है उसकी भी चर्चा होगी, और इसको रोकने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इसकी भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। भूमि की जैविक क्षमता का जब विनाश हो जाता है तो वो कहलाती है मरुस्थल, और यह जो क्रिया है इसी को कहते हैं मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण अगर परिभाषिक रूप में देखें, एक परिभाषा के तौर पर देखें, तो यह भूमि की जैविक क्षमता का संपूर्ण विनाश, मतलब उसके उपजाऊपन की पूरे नष्ट होने की जो क्रिया है वही है मरुस्थलीकरण। कारण क्या होते हैं? तो पहला कारण तो होता है जनसंख्या का दबाव। मनुष्य की संख्या जब बहुत ज्यादा होगी तो उसकी आवश्यकताएं भी उतनी ही बढ़ेंगी। वह आराम से रहना चाहेगा, दुख उठाकर नहीं रहना चाहेगा, फैल कर रहना चाहेगा। और दूसरी चीज, जब आबादी बढ़ेगी तो जगह तो चाहिए ही, और जगह पृथ्वी पर सीमित है, कम मात्रा में है। जमीन का जितना टुकड़ा है वो सीमित मात्रा में है, और रहने योग्य जो दशाएं हैं वो भी सीमित क्षेत्रों में ही है। अगर पूरे भूभाग की बात करें तो इतना कम भी नहीं है। अभी जो जितनी आबादी है पूरे विश्व की, उसमें जो जमीन के टुकड़े हैं वो इतने कम भी नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन जीने योग्य जो परिस्थितियां हैं वो बहुत कम इलाकों में ही पाई जाती हैं। उसकी तुलना में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो कि कठिन परिस्थितियों वाले हैं, वहां जिंदा रहना इतना आसान नहीं है। तो मनुष्य कहाँ रहना चाहेगा? जहां जीवन जीने के लिए योग्य परिस्थितियां हों। और ऐसे क्षेत्रों को जब वो तलाशेगा तो वहां जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होने लगेंगे,
और यह जो बढ़ता हुआ दबाव है यह मरुस्थलीकरण को न्योता देता है, निमंत्रण देता है। इंसान के जो क्रियाकलाप है वो किसी एक खास स्थान पर ही केंद्रित हो जाते हैं और वहाँ की जो जमीन है वो धीरे धीरे अपनी उर्वरता को खोने लगती है और इस प्रकार से वहाँ पर मरुस्थलों का तेजी से प्रसार होने लगता है। दूसरा जो कारण है वो है मवेशियों की आबादी में वृद्धि। मवेशी यानी चरने वाले पशु, मनुष्य इन्हें अपने फायदे के लिए पालता है। ऐसे तो इनकी जनसंख्या सीमित मात्रा में रहती या नियंत्रित रहती अगर प्रकृति पर आधारित होती तो, लेकिन इंसान अपने फायदे के लिए इनका प्रजनन करवाता है और प्रजनन करवाता है तो इससे दुग्ध उत्पादन होता है, दूध का फायदा लेता है और उसके अलावा मवेशियों की जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी उसी हिसाब से उसे मांस की भी प्राप्ति होगी, ऊन के लिए भी पालता है। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो मांस उत्पादन है और दुग्ध उत्पादन है। इन दोनों फायदों के लिए मवेशियों का बड़े पैमाने पर पालन किया जाता है। अब ये जो मवेशी हैं इन्हें चरने के लिए हरी घास चाहिए, मतलब अनाज भी खाते हैं लेकिन हरी घास इनका मुख्य आहार होती है, ये शाकाहारी होते हैं। तो हरी घास को जब ये चरते हैं, जैसे मान लीजिए किसी जो घास भूमि है यानी चारागाह है, वहाँ पर गाय भैंसों या किसी बकरी के झुंड को छोड़ दिया जाए, तो जब ये चरते हैं तो आपने इनका चरना देखा है, ये घास को मुंह में पकड़ते हैं, कई सारे घास के तिनकों को मतलब पत्तों को मुंह में पकड़ लेते हैं और उसके बाद जोर से खींचते हैं। ये दांत से काटते नहीं है उसको, जैसे हम रोटी को दांत से काट लेते हैं वैसे ये काटते नहीं है, ये खींच खींच कर चरते हैं। आपने घास चरने की जो आवाज़ है उसे सुना होगा। जो आवाज़ होती है वो असल में घास के जड़ से उखड़ने की होती है। जो मजबूत घासें होती हैं वो ऊपर से टूट जाती हैं और जो कमज़ोर होती है वो नीचे जड़ से ही उखड़ जाती है। तो पूरे चारागाह में ऐसी घासों की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है जो जड़ से उखड़ गई रहती है। और आप सोच लीजिए किसी भी चीज़ को आप अगर जड़ से उखाड़ेंगे, मतलब पौधे की बात कर रहे हैं, तो जहाँ से वो पौधा निकलेगा वहाँ उसकी जड़ में फंसी हुई मिट्टी भी बाहर आ जाएगी, मतलब मिट्टी की परत वहाँ पर उभर जाएगी, मिट्टी वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी। और वहीं पर आप जरा पानी डालकर देखिए, बहुत सारी मिट्टी वहाँ से बह जाएगी। ठीक वही होता है बरसात में। यह जो घास के मैदान है यहाँ पर जहाँ मवेशी चर कर इन्हें छोड़ दिए रहते हैं, मान लीजिए ये वाला एरिया वो चर गए, इधर घास सही सलामत है, तो जब वर्षा होगी तो जो ये वाला एरिया है यहाँ पर तो घास की जड़ें जो है इन्हें मिट्टी को पकड़े हुए हैं, तो यहाँ मृदा का अपरदन नहीं होगा। लेकिन इस वाले इलाके में घास की जड़ें यहाँ से उखड़ गई हैं और मिट्टी उबड़ खाबड़ हो गई है मवेशियों के चरने से। तो यहाँ जब वर्षा का जल पड़ेगा तो यहाँ से जो मिट्टी की परत है वो तेजी से बहना शुरू हो जाएगी, उसका अपरदन प्रारंभ हो जाएगा। अब जो कृषि योग्य भूमि होती है, मतलब खेती के लायक जो जमीन है, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसका भी धीरे धीरे अभाव होने लगता है। बहुत बार तो इंसान अपने खेतों में ही घर बनवा लेता है, इस प्रकार से जो खेत हैं वो खत्म हो जाते हैं। या सरकार की जो विकास योजनाएं हैं उसमें सड़क बनवाने की क्रिया जब शुरू होती है तो बहुत सारे जो किसानों के खेत हैं वो सड़क के अंदर चले जाते हैं। हाईवे जब जहाँ से भी गुजरते हैं, जिस क्षेत्र से भी, वहाँ दोनों तरफ के मतलब दोनों साइड के जो खेत होते हैं वह सरकार के द्वारा अधिकृत कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से खेतों का धीरे धीरे विनाश होता है। तो जब खेत सिकुड़ते हैं तो इससे किसानों को जब और ज़्यादा खेत की आवश्यकता होती है तो जो वन्य क्षेत्र होते हैं उनको काट कर वहाँ पर खेती के लिए जमीन का प्रसार होने लगता है, मतलब जमीन बनाई जाने लगती है और इस तरीके से कृषि में वृद्धि की जाती है। लेकिन जो वनों का विस्तार है वो सिकुड़ने लगता है। कहीं कहीं जो शिफ्टिंग वाली खेती की प्रणाली है उससे भी ये होता है। शिफ्टिंग वाली खेती की प्रणाली में एक स्थान अगर बंजर हुआ तो उसको छोड़कर दूसरी जगह जंगलों को विनाश करके, मतलब जंगलों का विनाश करके और उसकी जगह खेती की जाने लगी। तो जंगल सिकुड़ने लगे, खेत बनने लगे और यही खेत बाद में घास भूमि बनेंगे और उसके बाद मरुस्थल का भविष्य होंगे। इस प्रकार से कृषि में वृद्धि जो होती है यह भी मरुस्थलों के उत्पादन के लिए या मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। विकास की गतिविधियां है ही है। एक तो सरकार की जो क्रियाकलाप है उनको हमने देखा ही, मतलब परिवहन की सुविधा के लिए, यातायात की सुविधा की दृष्टि से सड़कों का निर्माण होता है और जिस एरिया से सड़क गुजरती है वहाँ पर जो खेत होते हैं, किसानों के जो जमीन होती है, खेत होते हैं, उन्हें सरकार अधिकृत कर लेती है और बदले में किसानों को ढेर सारा पैसा दे देती है। किसान भी खुश हो जाते हैं, सरकार भी खुश हो जाती है। दोष किसी का नहीं है, किसान कुछ कर नहीं सकता और सरकार को विकास कार्य करने हैं, देश की उन्नति करनी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो प्रकृति का होता है और प्रकृति को अगर नुकसान पहुंचेगा तो हम अछूते नहीं रहेंगे। उसका जो सीधा असर है वो पहले हम ही लोगों पर, मतलब जितने भी जीव हैं उन पर पड़ेगा। तो यहाँ यही चीज़ें हैं और विकास की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनमें कहीं ना कहीं विनाश छिपा हुआ है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें हम जो सतत विकास की अवधारणा है उसको देखेंगे, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कंडीशन है उसको देखेंगे और उसके जो लक्ष्य हैं, सतत विकास लक्ष्यों को जो निर्धारित किया गया है उसको भी देखेंगे। तो वहाँ पर जो अवधारणा है उसमें यही कहा गया है कि सतत विकास ऐसा विकास है जिसमें हम पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल रहकर, उसके हिसाब से रहकर उन्नति करें।
मतलब ऐसा ऐसा विकास करें या ऐसी उन्नति करें जिससे कि प्रकृति को भी नुकसान न पहुंचे और हम भी उन्नति कर लें, हमें भी विकास की संभावनाएं मिले। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम कुछ सावधानियां या कुछ ऐसे साधन यहाँ पर उपयोग करेंगे जो कि सतत विकास को बढ़ावा दे और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करके अपने विकास को आगे ले चलेंगे, तो इससे प्रकृति को कम नुकसान पहुंचेगा। लेकिन एकदम से नुकसान न पहुंचे, एकदम आदर्श वाली स्थिति रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी विकास जो है वो बिना प्रकृति के ऊपर पैर रखे उसे कुचले संभव नहीं हो सकता। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन काम है। और वही चीज़ यहाँ होती है, जो विकास की गतिविधियाँ होती हैं, यह भी मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती है। वनों की कटाई सबसे बड़ा कारण है। वनों को काटना मतलब वहाँ पर घास भूमियों को बनाना, खेती योग्य जमीन को बनाना, और उसके बाद वो जो जमीन है वो बंजर होनी ही होनी है, क्योंकि वो खुल जाती है। और खुली जमीन पर अपर्दन की घटना बहुत तेजी से होती है। अपर्दन की जब घटना होगी तो वहाँ की जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, और उर्वरा शक्ति खत्म होने का मतलब है मरुस्थलीकरण। तो यह सब मानवीय क्रियाकलाप है, मनुष्य के द्वारा की गई गतिविधियां हैं, जिसकी वजह से जो जमीन है वह नष्ट हो रही है, मतलब मृदा का लगातार क्षय हो रहा है, मृदा अपर्दन की घटना हो रही है, और उससे बढ़ रहा है मरुस्थलीकरण। जो प्रकृति के क्रियाकलाप है उनसे जो मरुस्थल बनते हैं वो इतने घातक नहीं होते जितने कि ये मानव निर्मित मरुस्थल। तो इन पर रोक लगाने का प्रयास करना चाहिए। जो प्रकृति बनाती है उसको हम रोक नहीं सकते, प्रकृति के किसी भी काम में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, चाहे तो भी नहीं रोक सकते। तो वह हम नहीं रोक सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसे हम रोक सकते हैं, उसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो प्रयास क्या किया गया, आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि उन्नयन एटलस। यह एक प्रकार का मानचित्र है जो कि शुष्क भूमि के अंतर्गत देश के प्रतिशत, मतलब देश का अगर भूमि प्रतिशत निकाला जाए तो वह 69.6% बताता है। यह एक प्रकार का मानचित्र है। अब जो मानचित्र होते हैं वो किसी स्थान को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे भूगोल में आपने नक्शे देखे होंगे, एटलस के बारे में आपने सुना होगा और पढ़ते भी हैं उससे। ज्योग्राफी जो है वो बिना एटलस के पढ़ी ही नहीं जाती। तो जो एटलस होते हैं उसमें क्या किया जाता है, किसी स्थान को सही तरीके से हम दर्शा पाते हैं, लोकेट कर पाते हैं। वही चीज़ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर स्थान जो है वो मरुस्थल होंगे। मरुस्थलों को, यानी जो मरुस्थलीय जमीन है उसको मानचित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया है अपने देश में। और जो भी मतलब जमीन का हिस्सा है उसमें करीब 69.6% भाग जो है वो ऐसी ही जमीन का है। इस प्रकार की जमीन जो है वह मरुस्थलीकरण के दायरे में आती है। और यह जो है ये भूमि उन्नयन एटलस है। मरुस्थलीकरण और भूमि उन्नयन एटलस इसका संपूर्ण नाम है। इसके अतिरिक्त भारत के जो प्रयास है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, यह तो आकलन की प्रक्रिया हुई, मतलब अंदाजा लगाया जाए या नाप कर देखा जाए कि मरुस्थल हैं कितने, या मरुस्थलीकरण की क्रिया कहाँ कहाँ पर हो रही है। पूरी तरह से बने हुए मरुस्थलों की बात यहाँ नहीं हो रही है। जहाँ मरुस्थलीकरण का प्रक्रम आरंभ हो गया है उसकी बात की जा रही है। यहाँ जो 69.6% आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि इतना भूभाग जो हमारे देश का है वो रेगिस्तान बन गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो जमीन है वो अपनी उत्पादकता तेजी से खो रही है और मरुस्थल में बदल रही है। तो वैसी वाली जमीन की जो स्थिति है वो कितनी है, वो 69.6% है, और ये चिंता का विषय है। इसके बाद भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मतलब UNCCD का हस्ताक्षर करता देश है। यह एक ट्रीटी है, एक तरह का कन्वेंशन है। किस लिए? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रक्रम है, भारत इसका हस्ताक्षर करता देश है, मतलब भारत ने इसकी शर्तों पर सहमति जाहिर की है और वह मरुस्थलीकरण को रोकने की दिशा में सन्नद्ध है, यानी तत्पर है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत सरकार के अपने प्रयास हैं और इसीलिए उसने UNCCD पर हस्ताक्षर किए। तो ये कुछ बातें थी। अब इसके बाद जो भारत सरकार के अपने प्रयास हैं, ये तो एक विश्व स्तर का प्रयास हुआ और उससे पहले हमने एटलस के बारे में देखा। अब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत सरकार के खुद के भी कुछ प्रयास हैं। जो प्रयास है उनको देख लेते हैं। पहला जो प्रयास है वो है एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। इसे आप थोड़ा जूम करके देख लीजिए, देखिए, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMP ये है। इसके बाद राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, जब तक जंगल नहीं पैदा होंगे तब तक मरुस्थल समाप्त नहीं होंगे। इसका जो जड़ सहित समाधान है वो यही है, मतलब वनीकरण किया जाए, वनों को बढ़ावा दिया जाए, मरुस्थल अपने आप मिट जाएंगे, भूमि की उर्वरा शक्ति वापस आ जाएगी, क्योंकि सघन पारितंत्र का विकास होगा और प्रकृति अपने आप को संतुलित कर लेगी। वैसे भी संतुलित कर लेगी लेकिन विनाश करके करेगी, और ऐसे बिना विनाश किए मनुष्य के द्वारा ही उसे संतुलित अवस्था में ले आ दिया जाएगा। तो उसके लिए वनीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसे हम NAP कहते हैं या NEP। इसके बाद ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन GIM
ये सब योजनाओं के नाम हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो मनरेगा का नाम आपने सुना होगा, तो मनरेगा में भी क्या किया जा रहा है, जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है और जो पारितंत्र है उसको सघन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने एक कॉमन चीज सुनी होगी कि नरेगा के अंतर्गत या मनरेगा जिसका नाम हो गया है उसके अंतर्गत तालाब खुदवाए जा रहे हैं या जो पहले से बने हुए तालाब है उनको गहरा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब क्रिया क्यों हो रही है? यह जल संचय की प्रक्रिया है। इससे जो मजदूर हैं उनको काम मिलता है, उन्हें रोजगार की गारंटी मिलती है, जो कि इस योजना की प्रतिबद्धता है। और उसके अलावा वह जो जमीन है वहां पर जब तालाबों का निर्माण होता है या जो पहले से उथले हो गए, बेकार हो गए तालाब है, उनको फिर से गहरा बना दिया जाता है, तो इससे वहां जल का जमाव होता है और जमीन पानी सोखती है। इस प्रकार से भूमिगत जल का जो स्तर है वो नीचे नहीं जा पाता, जमीन को रिचार्ज होने का समय मिलता है और यह काफी अच्छी बात होती है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए काफी उपयुक्त होती है। इसके अलावा पेड़ लगाने का भी प्रयास होता है। नरेगा वाला जो कार्यक्रम है उसमें मजदूरों के द्वारा जो लोग कामगार होते हैं, जो काम की खोज में वहां जाते हैं, उनसे पेड़ लगवाए जाते हैं। उस तालाब के किनारे किनारे पेड़ों का रोपण करवाया जाता है या फिर किसी खुली जो बंजर जमीन होती है या खुला इलाका होता है जहां से वृक्षों का समूल विनाश हो गया रहता है, वहां पर पेड़ रोपे जाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ सराहनीय कार्यक्रम चलते हैं जिससे कि वनों का विस्तार हो और जो जल प्रबंधन है वो भी हो सके, क्योंकि जल का अभाव भी मरुस्थलों को न्योता देता है। अगर जमीन के अंदर पानी की कमी होगी तो वहां की जो जमीन है वो बंजर होती जाएगी और अंत में मरुस्थल वहां अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए जमीन में पानी का होना भी आवश्यक है और इसीलिए तालाबों को खुदवाया जाता है या गहरा किया जाता है, क्योंकि ये जल प्रबंधन का और जल संचयन का बहुत बड़ा भंडार होते हैं। ये कुछ बातें हैं। इसके बाद नदी घाटी परियोजनाएं जो होती हैं, नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से नदी के जल को संचित किया जाता है, बांध बनाकर नदी के जल को रोका जाता है और उसका उपयोग अलग अलग स्थानों पर सिंचाई के लिए किया जाता है। ऐसे स्थानों पर सिंचाई के लिए नहरें वहां से निकाली जाती हैं जो दुर्गम थे। दुर्गम किस लिए? जल की उपलब्धता की दृष्टि से। वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी थी और वहां पर खेती नहीं हो पा रही थी या वनस्पतियों का विकास नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे स्थानों पर नहरें निकालकर जल को पहुंचाया जाता है। नदी का जो जल किसी स्रोत से निकलकर अगर समुद्र तक चला जा रहा है और बेकार में बह जा रहा है तो उसको बीच में रोककर उसका उपयोग कर लेना अच्छी बात है। ये जल प्रबंधन का ही हिस्सा है, क्योंकि महासागर में जाकर अंतिम में वो वेस्ट ही होगा, मतलब खत्म ही होगा। हालांकि महासागर में भी पानी का जाना आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो मैदानी इलाकों की आवश्यकता है उसको पूर्ण करना जरूरी है और नदियां उसे कर सकती हैं। तो नदियों के जल को बांध के जरिए रोका जाता है और उसका उपयोग बिजली बनाने के लिए होता है और दूसरी चीज नहरों के द्वारा सिंचाई करने के लिए होता है। जैसे आपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम सुना होगा। ये रेगिस्तानी इलाकों में जीवन रेखा का काम करती है, जीवन पहुंचाने का काम करती है। और वो जीवन क्या है? रेगिस्तान में जीवन का दूसरा नाम होता है जल, यानी पानी। तो ये परियोजनाएं होती हैं। यह बाढ़ प्रवण नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में मृदा का संरक्षण भी करती हैं। मतलब जो नदियां अपने अंदर बाढ़ ले आती हैं, नदियों में बाढ़ की समस्या एक आम बात है। बरसात के मौसम में जब पानी का बहाव तेजी से बढ़ता है, पानी की मात्रा बढ़ती है, तो बाढ़ आना स्वाभाविक है। तो ऐसे में बैराजों का निर्माण किया जाता है, बांधों का निर्माण किया जाता है। तो जो बाढ़ वाले इलाके थे जहां पर डूब जाने का खतरा था, वहां पर पानी नहीं पहुंचता है और जहां उस पानी की जरूरत होती है वहां पहुंचता है। हालांकि कभी कभी क्या होता है, जो बांध टूट जाते हैं उसके बाद गांव जो आसपास के हैं वो डूब जाते हैं, लेकिन ये दुर्घटना है। सरकार का प्रयास इस दिशा में यही होता है कि जो नदियों का जल है उसको सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सके, बाढ़ के रूप में ये कहीं विनाश भी ना करे और इसका सही उपयोग किसी जगह पर हो जाए। तो जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहां पर इस पानी को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ये कुछ प्रयास है। इससे भी जो डेजर्टिफिकेशन है यानी मरुस्थलीकरण की घटना है वो रुकेगी, क्योंकि वहां पर नमी की मात्रा बढ़ेगी जहां से नहरें होकर गुजरेंगी। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी एक योजना है सरकार की। और चारा भंडार और चारा विकास योजना घटक, जिसमें ग्रॉस रिजर्व, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, यह सभी शामिल हैं। चारा भंडार और चारा विकास योजना, यहाँ पर जो चारागाह भूमियां हैं उनको भी संरक्षण देने का प्रयास किया जाता है। हमने देखा कि चारागाह भूमियों के भी विनाश से जो मरुस्थलीकरण है वो आमंत्रित होता है, बढ़ता है, क्योंकि पशु जो है उसको चर लेते हैं और उसके बाद उसका कोई संरक्षण नहीं किया जाता। तो वहां से मृदा का अपरदन लगातार होता है, मिट्टियां तेजी से बहती रहती हैं और इस वजह से वहां की जो जमीन है वो बंजर होने के कगार पे पहुंच जाती है और वहां रेगिस्तानों का प्रसार होने लगता है। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं उनको रोकने का प्रयास ये भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए, ये 8 प्रयास है, लेकिन सिर्फ इतने ही प्रयास काफी नहीं है। यह तो सरकारी प्रयास है, जो केंद्रीय प्रयास है उनकी बात की जा रही है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य अगर अपने स्तर पर अपनी प्रकृति को संरक्षित रखने का प्रयास नहीं करेगा, अपने जो प्राकृतिक संसाधन है उनको बचाने की कोशिश नहीं करेगा,
तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसे इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम सभी को जागरूक होना है, सिर्फ सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि वह तो सिर्फ प्रयास कर सकती है, उसमें योगदान देना यह हमारा काम है। और एक प्रशासक के रूप में जो हमारी भूमिका है वो भी सुधारवादी होनी चाहिए, और सुधारवादी भूमिका का यह भी एक हिस्सा है। इसके बाद और देखिए, मरुस्थलीकरण, वनीकरण मरुस्थलीकरण को संशोधित करने और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए अपरिहार्य है। मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र का जो वनीकरण है, जो मरुस्थलीय जमीन है, रेगिस्तानी जमीन है, उसका वनीकरण अगर किया जाए, मतलब वहां पर जंगल उगाने का प्रयास किया जाए, तो ऐसे क्षेत्र में क्या होगा, फिर जो उस इलाके के लोग हैं उनकी मांग पूरी होने लगेगी, उन्हें जिन संसाधनों की आवश्यकता है वो वहीं से मिलने लगेंगे, उन्हें दूसरी जगह के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सरकार का ये भी प्रयास है कि मरुस्थलों को वनों में बदला जाए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इनका वन में परिवर्तन किया जाए। जंगल उगाना इस पे आसान काम नहीं है, क्योंकि ऐसी जमीन जहां कुछ भी ना उगता हो वहां पर पेड़ उगा देना ये बड़ी बात होती है, लेकिन धीरे धीरे ही सही ऐसा किया जा सकता है। पहले शुरुआत में मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाया जाए, जब उसकी उर्वरता इस योग्य हो जाए कि वहां पौधे रोपे जा सके, तो वहां इस प्रकार के पौधों को रोपा जाए जो कि उस जलवायु में जी सके, मतलब कुछ ऐसे वृक्ष जिनकी जल की आवश्यकता सीमित हो, और फिर इस प्रकार से वहां उगेंगे जंगल। और जब जंगल एक बार उग गए तो वो प्राकृतिक संतुलन को फिर से बनाने में सक्षम हो जाएंगे, वो जमीन फिर से रिचार्ज हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं, यह बात हो रही थी मरुस्थलों की। अब यहाँ दिक्कत यह है कि जो जंगल उगाने की बात है, जंगल उगाना है ये तो कह देना आसान है, या पर्यावरण दिवस के मौके पर 10-5 पौधे रोप देना बड़ी बात नहीं होती। सरकार जो है वो लाखों पौधे रोपवाती है, एक एक जगह पे करोड़ों की संख्या में पौधे रोपे जाते हैं। आपने सुना होगा कि यूपी की गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड बनाया था पौधे रोपे जाने के लिए। तो वृक्षारोपण कर देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितने उसमें से जिंदा रह पाते हैं, कितने पौधे वृक्ष बन पाते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा ट्री गार्ड में पौधे लगाकर छोड़ दिए जाते हैं और कुछ समय बाद वो सूख जाते हैं, उनकी देखरेख ही नहीं होती। इसके प्रति जो है वो स्थानीय लोगों की भी उदासीनता होती है और जो विभाग है वो भी उदासीन रहते हैं। किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये नागरिकों का भी कर्तव्य है। अगर आसपास रहने वाले लोग भी उसका ख्याल रख लें तो वो पौधे जिंदा बच जाएंगे, क्योंकि जहां पर पौधे रोपे जाते हैं वो इलाके बिल्कुल एकदम से निर्जन हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आबादी तो आजकल हर जगह हो गई है, तो ऐसी अवस्था में जो आसपास के स्थानीय लोग हैं वो भी उन पौधों का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन कोई रखता नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हमें क्या पड़ी है, हमें कौन सा पड़ा हुआ है, या सरकार कुछ दे रही है, मतलब कोई सैलरी तो सरकार दे नहीं रही है इसके लिए, तो हम क्यों करें, हम पानी क्यों दें या मवेशियों से उसे बचाएं क्यों, ऐसा सोचते हैं। और जहां लोग जागरूक हैं वहां पर कुछ पेड़ जिंदा बच जाते हैं, वहां पर कुछ हरा भरा एरिया शेष रह जाता है। तो सरकार हर साल जो पौधे या पेड़ हैं वो बहुत मात्रा में लगवाती है, ढेर सारी मात्रा में लगवाती है, लेकिन उसमें से जिंदा बहुत कम बचते हैं। तो ये वनीकरण की दिशा में एक समस्या ही है। और भी समस्याएं हैं, तो समस्याओं के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं, देख लीजिए। देखिए, वनीकरण के लिए समस्याएं, यह जो समस्याएं हैं इनको आप एक एक करके देखिएगा। प्रतिकूल जलवायु का उपयुक्त न होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी रेगिस्तानी इलाके में या जो मरुस्थलीकृत क्षेत्र है वहां पर वन उगा देने के लिए कहना आसान है, लेकिन वहां की जो परिस्थितियां होती हैं क्या वो वृक्षों के लिए उपयुक्त होती हैं? अगर होती तो प्रकृति वहां खुद ही इन्हें कर लेती, मतलब खुद ही इन्हें उगा लेती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। वहां पर इतना सूखापन होता है और इतनी विषम परिस्थितियां होती हैं कि वृक्ष आसानी से नहीं उग सकते। तो ये एक समस्या है। उथली, रेतीली और पथरीली मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर उपजाऊपन का एकदम से अभाव होता है। तो ऐसे में वन उगाना बहुत टेढ़ी खीर होता है, असंभव जैसा काम होता है। हालांकि संभव हो सकता है कुछ प्रयास अगर बड़े किए जाए तो। खराब नमी धारण की क्षमता होती है, मिट्टी में रंध्र बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो नमी है वो वाष्पीकृत हो जाती है। अगर आप उसे पानी दिए भी या जल वहां किसी माध्यम से पहुंचा भी दिए तो वो स्थायी नहीं रह पाता, स्थिर नहीं रह पाता, और स्थिर मात्रा में जब नमी रहेगी तभी पौधे वहां पनप पाएंगे। तो ये एक दिक्कत आती है। खराब पोषक तत्व की स्थिति होती है, मतलब मिट्टी के अंदर उर्वरता का सर्वथा ही अभाव होता है, तभी तो वहाँ कैक्टस और नागफनी जैसे झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं पैदा होता। और हवा का कटाव होता है, हवा बहुत तेज गति से चलती है, और आपने देखा है कि बालू का स्तूप और तरह तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो पवन बहुत तेज होता है वहाँ पे, रेगिस्तानी हवा, रेत की धूल भरी आंधियां चलती है, उससे मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है। ये बातें हैं। और चराई का दबाव होता है। आपने हरी भरी वनस्पतियां अगर मरुस्थल में किसी स्थान पर किसी विधि रोप भी दी, मान लीजिए रेगिस्तान में आपने ले जाकर हरे हरे पौधे रोप दिए और उसकी अच्छी तरह से देखभाल की, तो जो आसपास के पशु हैं, जो भी पशु हैं, वो हरा भरा चारा देखकर बहुत खुश होंगे कि ये तो हमारे घर में ही अच्छा भोजन उपलब्ध हो गया, कहाँ तो हमें कुछ मिलता ही नहीं था, और वो चरने के लिए निकल पड़ेंगे।
उन्हें ये तो मालूम नहीं है कि हम पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तो अपने भोजन से मतलब होगा। तो ऐसे में चरने का खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उनकी सुरक्षा करना एक बड़ी बात होगी। और सरकार या कोई भी सत्ताधारी चीज किसी एक स्थान पर बैठकर इन सारे क्षेत्रों की निगरानी नहीं कर सकती। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी अपने उत्तरदायित्वों को समझना होगा। और स्थानीय स्तर पर जब इन वनस्पतियों का संरक्षण किया जाएगा, मान लीजिए सरकार ने वहां पर वृक्षारोपण किसी विधि से करवा दिया, तो जो स्थानीय कबीलाई लोग हैं या जो भी वहां के रहने वाले गाँव वाले या जो भी लोग हैं, वो जब तक उनके संरक्षण के लिए खुद आगे नहीं आएंगे तब तक वो जीवित नहीं रह पाएंगे। जो पौधे हैं वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। किसी भी पौधे को कम से कम 1 वर्ष का संरक्षण तो चाहिए ही होता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें तैयार होने में 5 साल का समय लग जाता है। 5 साल तक अगर उन्हें ठीक प्रकार से देख रेख किया जाए तो 5वें साल के बाद वो अपनी सुरक्षा करने में खुद सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार के भी वृक्ष होते हैं जो दीर्घ अवधि वाले होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये सब वनीकरण की दिशा में समस्या है, लेकिन ये समस्याएं नहीं हैं, ये असल में रुकावटें हैं। समस्या इसको नहीं कहते, ये रुकावट है और इस रुकावट को हम दूर कर सकते हैं अगर हम खुद अपने स्तर पर प्रयास करें। तो अपने नागरिक कर्तव्य को अगर हम समझें और हर नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो जाए, पर्यावरण के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व है उसको समझने लगे, तो ये सारी समस्याएं 1 मिनट में सुलझ जाएंगी। इन्हें सुलझते देर नहीं लगेगी। तो ये कुछ बातें थी। हमने देखा कि मरुस्थल कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जीव वहां पाए जाते हैं, जीवों में अनुकूलन कैसे होता है, और मरुस्थलीकरण की घटना असल में क्या होती है। कुछ तो प्राकृतिक मरुस्थल होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और हम उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं या सरकारें क्या कर रही हैं, ये भी हमने देखा। अब यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि हमने इस पूरे अध्याय से सीखा क्या। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको इससे क्या सीख मिली। चलते हैं आगे। और अगला जो चैप्टर है यानी अध्याय 4, उसका नाम है जलीय पारितंत्र। अब तक हम स्थल खंड के बारे में चर्चा कर रहे थे, मतलब रेगिस्तान के बारे में चर्चा हो रही थी, तो वो भी जमीन का ही एक हिस्सा है। इससे पहले हमने वन और घास भूमियों के बारे में देख रखा है। लेकिन अब हम पानी के बारे में चर्चा करेंगे। जल पारितंत्र ये काफी व्यापक है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जितनी जमीन नहीं है उससे ज्यादा पानी है। स्थल खंड की तुलना में जो जल वाला क्षेत्र है वो बहुतायत मात्रा में। तो ऐसी अवस्था में जो इसका पारितंत्र है वो भी काफी विशाल होगा, उसकी भी जो मात्रा है वो काफी फैली होगी। अब ये जो पानी है यह भी 2 प्रकार का होता है, एक तो अलवणीय होता है, दूसरा लवणीय होता है। तो दोनों के बारे में हम देखेंगे और एक एक करके इस पर चर्चा होगी, लेकिन अगले अध्याय में और अगले लेक्चर में। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।